हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग आज यहाँ पे हम 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन मेरे साथ बने रहिएगा। आप देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं सब प्रीवियस ईयर में बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो प्लीज़ 200 क्वेश्चन तक पार्ट 1 हम लेकर आएंगे। इसके बाद पार्ट 2 200 क्वेश्चन के बाद लगभग हम 500 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो आज हम 200 प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे। जो क्वेश्चन करंट से रहेगा उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पुराने करंट पूछे पेपर है तो पुराने करंट पूछे गए होंगे तो उसको हम स्किप कर देंगे। तो आज चलिए हम 200 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से कर लेते हैं। आपके शिक्षक भर्ती और बीपीएससी 69 जो पेपर होने वाला है पीसीएस का, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और लाइक कर देते हैं तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो लाने के लिए। ये है यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जो कि बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको खरीद लीजिए। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ ये बुक अच्छी है, आप इसको खरीद लीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिखा है? बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो बताइए कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा बी। ठीक, तो बी वाला। तो बी में आपका कौन सा दिया गया है? 1 और 2, गंडक और बागमती। ठीक है, कोसी, काली और सोन। ये सेन लिखा गया ना, ये आपका सोन होगा। तो बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंडक, बागमती, कोसी, काली, सोन। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गंडक, बागमती, कोसी, काली तथा सोन हैं। बिहार के पटना जिले में गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। यमुना, देखिए अब आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस जिले में बिहार के गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो किस जिले में? पटना जिले में सबसे ज़्यादा है। आप ये मत सोचिए जो यहाँ पे लिखा गया है ये क्वेश्चन बना है वही हम, जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहीं से क्वेश्चन बन जाता है पेपर में आपके। ठीक है, तो प्लीज़ नीचे वाला एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से सुना करिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी याद रहना चाहिए आपको। ये याद रहना चाहिए कि प्रयागराज के संगम में मिलती है, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, बाएं से, अब देखिए बाएं से कौन सी, अब देखिए ये नदी जा रही है ना, अब ये आपका बायां होगा और ये दायां होगा। बाएं से कौन मिल रहा है? गोमती मिल रही है, घाघरा मिल रही है, गंडक मिल रही है, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा मिलती है, रामगंगा और गर्रा मिलती है। दाएं से तो इधर यमुना मिल जाती है, यमुना से सोन मिल जाती है, पुनपुन, फल्गु, चंदन, अजय, दामोदर, रूपनारायण, तमसा, टोंस जो कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रहना। मैं आपको उस तरह नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको पढ़ते पढ़ते मैं पूरा रिपीट पढ़ दूं, इसके बाद आपको कुछ ना समझ में आए। ठीक है, नहीं, मैं आपको समझाऊंगा भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये देखिए क्या कह रहा है। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से के पृथक कर एक प्रांत का दर्जा दे दिया गया था? तो किस तारीख को? अब देखिए 1 अप्रैल 1936, याद कर लीजिए तो पूरा। ये देखिए 1 अप्रैल 1936, ये डेट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिहार से हैं तो आपको ये डेट जरूर याद रखना चाहिए। को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार को उड़ीसा और बंगाल से अलग हुए थे। जो बिहार जो है, बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे। ठीक है, तो 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे, फिर उड़ीसा 1936 में अलग होकर चला गया था। वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जबकि राजधानी बिहार की तो पटना है, इसको सब जानते हैं। 22 मार्च को बिहार का, जबकि 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उड़ीसा वाला स्थापना दिवस बहुत बार पूछा जाता है, कब? 1 अप्रैल को। और अपने बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को, याद रखिएगा। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो ये देखिए बिहार लोक सेवा ने इसको रद्द कर दिया, तो ये भी आप ज़्यादा दिमाग इसमें मत लगाइए। ठीक है, जब उसने रद्द किया था तो आप भी उसमें दिमाग मत लगाइए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? अब देखिए यहाँ का रहा अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5 है। बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है। हाँ, अब देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था भारत की सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब ये सब मत करिए ना, 2019 का डाटा दिया है तो ये सब मत करिए। ठीक है, बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। प्राथमिक वस्तुएं मतलब धान, गेहूँ, चावल, मखाना, ये सब जो कृषि से रिलेटेड हैं उनका उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो किस बजट में? यूनियन बजट 1992-93 में। ठीक है, भुगतान संतुलन पर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों श्री रंगराजन की सिफारिशों के आधार पर 1992 में उदारीकरण विनिमय दर की प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1992 में उदारीकरण आया। ठीक है, जिसमें दोहरी विनिमय दर शामिल था। बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली में परिवर्तन को सक्षम करने के लिए यह प्रारंभिक कदम था। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दे दिया था? तो बताइए किस कारण इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया गया था। 1937 में जब श्री कृष्ण सिंह ने अपना पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की थी। उनके मंत्रालय ने वायसराय पर दबाव बनाने के लिए 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया। वायसराय ने बाद में मांगों को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला को 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया। तो श्री कृष्ण जी का मतलब था कि अब राजनीतिक कैदी जो हैं उनको रिहा किया जाए। ठीक है, उनको फालतू न फंसाया जाए। अब देखिए यहाँ पे किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो किसने बचाई थी? बतक मियाँ ने बचाई थी। ये देखिए प्री 2068 बीपीएससी में आया गया, अभी नया ही आया है। ठीक है, तो बतक मियाँ ने, तो बतक मियाँ कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। कहानी सुनते जाइए। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी निहले किसानों की दुर्दशा जानने के लिए चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी गए थे। ठीक है, इरविन ने गांधी की हत्या के लिए बतक मियाँ को जहर मिलाकर दूध का गिलास देने को कहा। ठीक है, बतक मियाँ ने दूध का गिलास देते हुए गांधी जी और राजेंद्र के कानों में यह बात बता दी। ठीक है, गांधी जी की जान तो बच गई लेकिन बतक मियाँ को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, तो बतक मियाँ आज न होते तो गांधी जी न होते शायद। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो किसने की? स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने से पहले बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा था। जिन किसानों ने कुछ क्षेत्रों में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था वह स्वामी विद्यानंद के अधीन कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़े। किसान नेता स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। तो अब आपको समझ में आ गया विद्यानंद जी ने, जिन्होंने पहले ही किसानों के साथ असहयोग का प्रचार करने के लिए प्रांत का दौरा किया था। तो देखिए कितना महान कार्य किए थे ना। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, स्वराज दल की एक स्थापना अब पूरे इंडिया लेवल पे हुई थी, एक बिहार में हुआ था। तो किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था, जो मुख्यमंत्री थे। बिहार में श्री कृष्ण द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में। तो आप चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू वाला सुने होंगे,
लेकिन बिहार में भी जो स्वराज दल की स्थापना की गई थी श्री कृष्ण द्वारा स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल की 104 में से 42 सीटें जीती। पार्टी कार्यक्रम सरकार के काम में बाधा डालना था। तो पार्टी का कार्यक्रम तक है जब सरकार जो काम करे उसको बाधा डालना था। वह देश विरोधी प्रत्येक नीति पर गतिविरोध पैदा करना चाहते थे। ठीक है, ऐसे ही इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बताइए बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे जिन्होंने उड़ीसा विभाजन 1936 के प्रांत बिहार प्रांत के प्रथम राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ठीक है, याद रखिएगा, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ठीक है, याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। अगर स्वतंत्रता के बाद पूछे तो जयराम दास दौलत राम थे, तथा अगर वहाँ पे पहले ही पूछे स्वतंत्रता के पहले कि कौन थे, सर जेम्स शिफ्टन थे। शिफ्टन याद रख लीजिए बस। वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। तो अगर अभी पूछे कि कौन है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल, तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर। तो राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, वहीं से याद कर लीजिए कि अभी भी राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर अब आए हैं। ठीक है, इस समय इस पद पर 2023 में इनकी नियुक्ति, तो अभी नई नियुक्ति हुई है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें निम्नलिखित हैं। चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, उनकी आत्मकथा, बापू के कदमों में इत्यादि उल्लेखनीय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1864 को बिहार के सिवान जिले में जीरादोई में हुआ था। तो कब हुआ था? 3 दिसंबर 1864 में बिहार के सिवान जिले में, तथा निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। ठीक है, लगभग ये 99 साल तक जिए थे। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली। यही याद रखिएगा, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है, याद रखिएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। वर्ष 1713 में पटना में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के दौरान यह एक छोटा सा चर्च था, जिसका बाद में पुनर्निर्माण के समय विस्तार किया गया। इसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार में निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में? भागलपुर में हुआ था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, तो महिला है तो महिला से सिस्टर्स याद कर लीजिए, सभी महिला सिस्टर हैं। ठीक है, तो 1940 में सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया एक उच्च शिक्षा का पहला संस्थान था। ठीक है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये कदीराबाद दरभंगा में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दरभंगा जिले में कदीराबाद के तालाब पर बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट चालू किया गया है। इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली जनरेटर हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, कदीराबाद दरभंगा में। अब देखिए, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, 19-20 का करंट है, वो मतलब बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला मखाना,
ये भी पुराना हो गया लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो मिथिला मखाना को हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। याद रखिएगा, मिथिला मखाना। सरकार के इस कदम से मिथिला उत्पादकों को एक नई पहचान के साथ उनके उत्पादों को सही मूल्य प्राप्त होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा कदम था सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, पान, मखान और मछली जो किसी को कहते हैं, मिथिला की 3 प्रतिष्ठित पहचान है। पान, मखान, मछली। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ प्रोटीन और फाइबर होता है। बिहार के अन्य जीआई टैग प्राप्त उत्पाद जैसे हैं भागलपुर के जर्दालू आम, तो जर्दालू आम जो है ये भी जीआई टैग पर। कतरनी चावल, मगही पत्ते, पान, ठीक है, पान जो होते हैं, शाही लीची, ठीक है, सिलाओ खाजा एक स्वादिष्ट व्यंजन है। मधुबनी चित्रकला, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मधुबनी चित्रकला बार बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया गया है अच्छे तरीके से। अब देखिए, ये भी आपका करंट का है, इसको भी हम नहीं छुएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2011 की जनगणना से, तो अभी जनगणना नया हुआ नहीं है तो यही पूछेगा। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत है, तो क्या, तो कितना है शहरीकरण का स्तर कितना है, पहले था कितना 11.3% था, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया 15.3% हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक, वही नीचे दिया गया है। निम्नलिखित में कौन भागलपुर में मिर्चा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, तो कौन है, अम्मापाली रेलवे स्टेशन, तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन है, ठीक है। पूर्वी रेल जोन का अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्चा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। बिहार में खनिज ये देखिए, बिहार में खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कौन सा आपका सही है, तो देखिए एक से अधिक सही है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आपका डी वाला, भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश के 95% पाइराइट संचित भंडार बिहार में है। याद रखिएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, पाइराइट, ठीक है। तो पाइराइट कहाँ पे, बिहार में। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो रोहतास जिले में पाइराइट का सबसे अधिक भंडार है। कैमूर और मुंगेर और रोहतास जिलों में चूरा पत्थर और जमुई जिले में सोने के भंडार पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवाल है, सोने के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, जमुई जिले में। बिहार लोकसभा ही माना है, ठीक है। तो कुछ भी हो, आप जितना है उतना मान लीजिएगा, ठीक है। आपका जमुई में सोना, कैमूर, मुंगेर, रोहतास में चूना पत्थर और रोहतास में पाइराइट पूरे बिहार में 95% पाया जाता है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है, तो फाल्गु नदी, मोहाना और लीलाजन नदी, ठीक है। तो मोहना और निरंजना, जिसको लीलाजन नदी के संगम से बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु का निर्माण होता है, जो एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी मतलब हर बार हमेशा पानी रहता है, नहीं पानी, मौसमी नदी है, पानी नहीं रहता, मतलब जब मौसम आता है तभी पानी आता है। उसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से होती है। इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है, ठीक है, 235 किलोमीटर। बिहार में निम्नलिखित किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठाकुरगंज में, ठीक है। तो बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में पहली बार चाय के बागानों की स्थापना की गई। याद रखिएगा, किशनगंज जिले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पूर्णिया, अररिया, कटिहार में भी उत्पादन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बिहार के निम्नलिखित जिलों में आरोही दशकदीय जनसंख्या 2001 से, तो ये 2001 से है, ये भी आप मत लीजिए क्योंकि 2011 वाला जनसंख्या आ गया है, तो याद कर लीजिए क्योंकि देखिए 68वें बीपीएससी में पूछा गया है, तो देख लीजिए, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि है ना, हाँ ये आ सकता है आपका, तो क्योंकि जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 तक होगा ना, सॉरी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए
और आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि। आरोही मतलब क्या, पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे होगा। ठीक है, तो कौन सा पहले आ जाता है, पहले सीवान, फिर किशनगंज, फिर माधेपुरा। ठीक है, पहले सीवान, फिर किशनगंज, फिर माधेपुरा, जनसंख्या वृद्धि के अनुसार न आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि, पहले सीवान, फिर किशनगंज, सबसे ज़्यादा माधेपुरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2011 की जनसंख्या और बिहार जिले का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है सीवान, किशनगंज और माधेपुरा। देखिए लगभग सेम ही है सब। 2001 से 11 के मध्य बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42% है। ठीक है, तो 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.42, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25.42, भूलिएगा मत। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस उद्योग का प्रभुत्व है, अनाज आधारित उद्योग। ठीक है, तो अनाज आधारित उद्योग देखिए वर्तमान में बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चावल मिल, चीनी मिल, जूट, उस पर आधारित वस्त्र उद्योग, दाल मिल उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग। ठीक है, किस प्रधानमंत्री के नाम पर राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर राष्ट्रीय सौर मिशन, तो राष्ट्रीय सौर मिशन कब हुआ, शुरुआत 2009 में। तो राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत कब की गई, 2009 में। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट टन ग्रिड की कार्य योजना का विकास करना। तो ये भी करंट का है, आपका नहीं इम्पोर्टेंट है। देखिए 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे, तो किस प्रकाश अवसर पर, दीपावली। तो किस त्यौहार पर, दीपावली के त्यौहार पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण को किस जेल में भेजा गया, तो हजारीबाग जेल में। ठीक है, रखा गया था। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जहां अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहे। ठीक है, 28 हो गया। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। सब कब, 1974 में। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत, ये इंपॉर्टेंट है, 1999 में। तो जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न मिला, 1999 में, याद रखिएगा 1999 में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, तो किस स्थान पर, मुजफ्फरपुर में। तो खुदीराम बोस ने देखिए सन 1908 में, तो मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था, 1908 में, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों लोग का नाम भी मत भूलिएगा। नाम के 2 युवकों ने मुजफ्फरपुर जिला के जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनके काफिले पर बम फेंका, लेकिन धोखे से 2 महिलाओं की हत्या हो गई। ठीक है, जो मुजफ्फरपुर के वकील प्रिंगल कनेडी की पत्नी और बेटी थी। इनमें प्रफुल्ल चाकी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो 11 अगस्त खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ये घटना कहाँ हुई थी, ये मुजफ्फरपुर कब हुई थी, 1908 में। इस घटना में कौन शामिल था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, इस घटना को किंग्सफोर्ड की घटना भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज़ाद दस्ता जो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए 2022 में आया है। ठीक है, नामक एक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना तथा इसके सरकार सदस्य के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। ठीक है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया, तो किसे सौंपा गया, जगजीवन राम को। ठीक है, तो प्लीज़ देखिए 31 क्वेश्चन हो गया, हम 200 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, ज़्यादा मैं कम ही समय में करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।
2 सितंबर 1946 को एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य में देश के संक्रमण की निगरानी के लिए भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले और कॉमनवेल्थ गेम देखते थे, जबकि बिहार के जगजीवन राम, तो ये बिहार के थे तभी ये पूछा गया है, ठीक है, को श्रम विभाग दिया गया था। तो बिहार के जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे 32, क्योंकि ये भी करंट का 2021-22 का है, ठीक है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का बताइए कौन से ज़िले हैं। तो नालंदा, मुंगेर और पटना। तो पहले नालंदा है, इसके बाद मुंगेर है, इसके बाद पटना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे ये, तीसरे नंबर पे ये, तो तीसरे पे ये सबसे पहले ज़्यादा, कम पे ज़्यादा ये, ऐसे ना। पहले ये क्या कर रहा है बढ़ते क्रम में, तो पहले ये, तो ये, फिर ये, ठीक, ऐसे वो बढ़ते क्रम में कर रहा है। तो नालंदा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। बिहार के आर्थिक सर्वे 21-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण के बढ़ते और शहरों का निम्न नालंदा 26%, मुंगेर 28%, पटना 44%। ये देखिए पटना पहले नंबर पे है 44%, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता दिया क्योंकि लगभग यही डाटा अभी तक भी है, ठीक है। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शहरीकरण 11.3% था। तो जो वर्तमान में लगभग जो एक सर्वे हुआ था 15.3% हो गया। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि बिहार का 2011 के अनुसार कितना है, 11.3%। अब देखिए ये भी नहीं पढ़ना है, जीडीपी से है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 का योजना नहीं है। तो पहले आप देखिए कौन सा योजना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 निश्चय, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला है, ठीक है। तो युवा, पहले युवा को ला दीजिए, ठीक। आप जिस युवा को जानते हैं उसको ला दीजिए पहले। सशक्त महिला, तो मान लीजिए आपकी मम्मी, ठीक है, आपकी मम्मी हो गई, ठीक है। तो पहले एक युवा, आपके भैया जी, ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा। आपके भैया जी हो गए और एक सशक्त महिला आपकी मम्मी हो गई। एक खेत में सिंचाई का पानी, ठीक है। तो अगर खेत नहीं रहेगा तो हम सबका ज़िंदगी व्यर्थ है। तो तीसरा है एक खेत में सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ ग्राम ग्रामीण संबंधी। तो अगर खेत रहेगा तो गांव रहेगा, गांव रहेगा तो ग्रामीण रहेंगे ना। तो ये, अब इसके बाद जब गांव आ गया तो इसके बाद शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठीक है। तो स्वच्छ शहर विकसित शहर आ गया। आसान कनेक्टिविटी, तो इसके बाद जब शहर आ गया तो वहाँ पे जानते हैं कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, ठीक है। सातवां क्या है, सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। अब देखिए लास्ट में स्वास्थ्य, क्योंकि सब कुछ सही हो जाएगा, अगर स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तो कोई मतलब नहीं। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, ये हो गया। स्वच्छ ग्राम ग्रामीण समृद्धि हो गया। स्वच्छ शहर विकसित शहर हो गया। आसान कनेक्टिविटी हो गया और सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा हो गया, ठीक है। ये आप पूरा याद कर लीजिए, हर बार पेपर में पूछा जाता है इसी से रिलेटेड। तो आपका सभी के लिए वायु मार्ग ही गलत है। तो वायु मार्ग हम कहीं पढ़े नहीं, क्योंकि वायु मार्ग हमारी प्राइमरी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमारी प्राइमरी आवश्यकता नहीं है। 36 का देख लीजिए। अब अवरोही क्रम में बिहार के राज्य के जिलों प्रति व्यक्ति आय, तो मतलब ये कह रहा है अवरोही शब्द। अब जो पहले हम जिसको देखेंगे वो उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होगी। तो नवादा की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, देखिए कितना है 13.4, ठीक है। इसके बाद किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, ठीक है। तो इतना याद लिखिए, नवादा, इसके बाद किशनगंज, 2 याद रखिए बहुत। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो अभी हम बताए थे जमुई में, तो जमुई में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है। बिहार सरकार ने जमुई में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज की अनुमति देने का फैसला कर दिया है, ठीक है। लगभग कितना है, 27 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.8 मिलियन टन सोने का खनिज भंडार मौजूद है। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर। तो भागलपुर को क्या है, सिल्क। तो ऐसे याद कर लीजिए, जब सिल्क कपड़ा रहता है वो बहुत भागता, शरीर से भागता रहता है, ठीक है। तो ऐसे याद करिए, याद रहेगा, ठीक है। कुछ भी ट्रिक बना के याद करिए, आपका मकसद यही है वहाँ पे कि आपका सही हो जाए। जब आप
वहाँ से बाहर निकलिए पेपर के समय क्लास से। अगर आपका सही रहेगा तो कोई भी ट्रिक लगाइए, आपको अंदर से अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने इसको कर दिया। तो सिल्क शरीर से भागता रहता है, तो इसीलिए इसे याद कर लीजिए। प्राचीन काल से ही रेशम निर्मित कपड़े के लिए मशहूर रहा है। बिहार राज्य के भागलपुर और आसपास के क्षेत्र में सूती रेशम उद्योग अधिकतर इकाइयाँ अवस्थित है। भागलपुर को सिल्क सिटी, तो सिल्क सिटी भागलपुर को। यहाँ टसर सिल्क विश्वविख्यात है। तो कौन सी सिल्क है? टसर सिल्क। ये भी पूछ सकता है टसर सिल्क बिहार के किस जिले में? भागलपुर में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 9,41,43, ठीक है, नहीं आपका 94,163 सॉरी 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। तो जितना मतलब पूरा 100% है तो 2 मान लीजिए पूरा 100 है, तो यहाँ पे जितना है इतना मान लीजिए बिहार का है 2 और कितना का रहा है 86, ठीक है 86 पढ़ सकते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां लिखा है इसमें। आई होप, मुझे पता है जहाँ तक इस 12वां होना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ आप इसको नेट पे सर्च कर लीजिए कितना है, ठीक है। 12वां मुझे अभी पता है, यहाँ पे 13वां दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य सही है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, ये सबको पता होगा। अब देखिए यहाँ कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहाँ अरुणा कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों कोसी, तांबा कोसी, तलक, दूधकोटी, भोटिया, अरुण, तमूर से मिलकर बनती है। कोसी नदी के अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है, तामूर, अरुण, सुनकोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित होती है। तो आप ये याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यह नदी बिहार के खगड़िया जिले गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह उत्तरी बिहार की एक नदी है, ठीक है। तो उत्तर बिहार में इसे बिहार है पूरा, ठीक है। ये बिहार यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखिए बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो बताइए तेलहर कुंड जलप्रपात तो कहाँ पे है? कैमूर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। तो कैमूर जिले में क्या है? तेलहर कुंड जलप्रपात। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम पर रोहतास पठार में अवस्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। तो ये भी पूछ सकता है किस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है? तो इस तेलहर कुंड जलप्रपात पर, ठीक है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी मत समझिएगा, चौरी विद्रोह बिहार का हुआ था 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में लगभग 1795 से 1800 के बीच में हुआ। तो 1798 दिया है, ठीक है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो किस वर्ष अभी हम बताए थे 1936 में, ठीक है। तो अभी हम ये सब पूरा एक्सप्लेन ही किए थे, ठीक है। तो 1936 में बिहार को पृथक कर दिया, बिहार उड़ीसा से पृथक कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बता देते हैं 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से पृथक करके अलग एक नया राज्य बना दिया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था। तो वही जो बताए हैं। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है, ठीक है। 1798-99 दुर्जन सिंह और लाल सिंह द्वारा विद्रोह चरम पर पहुंचाया गया, जिसे सेना द्वारा कुचल दिया गया था, ठीक है। वर्ष 1766 में बंगाल के जंगल महल में आदिवासियों ने ब्रिटिश के खिलाफ जंगल से बचाव के लिए शोषण मुक्त चौरी विद्रोह प्रारंभ किया था, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे?
तो इब्न बख्तियार खिलजी को। बिहार में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी छोर पर सैनिक अभियान किया। तो ठीक है, यह कर्मनाशा नदी पे किया था, तो उस पर नाश करके गया था। उस समय वहाँ के सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और अपाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संपूर्णता औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासन बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊती को बनाया। बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मांडुगु में चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित किया गया। ठीक है, 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन ने इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा याद रखिएगा। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें सर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो भागलपुर में। तो भागलपुर कौन सिल्क सिटी भी कहलाता है, और भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन भी खोला गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे इससे पहले भारत में बर्ड रिंगिंग स्टेशन तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में खोले गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किसमें बिहार में गिद्ध पर संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो कहाँ पे? आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। इस योजना का विलुप्तप्राय गिद्धों को बचाना है, उद्देश्य यही है। ठीक है, यह योजना उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर चलाया जा रहा है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है गिद्ध संरक्षण योजना। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कौन सा सही है? देखिए, बिहार के राज्यपाल इस समय देखिए है अभी कौन है? राजेंद्र कलेकर। ठीक है, तो अभी ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए राजेंद्र कलेकर। ठीक है, अब देखिए बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, बिहार का मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। ठीक है, बिहार के किसे 2022 में दादा साहब फाल्के टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, याद रखिएगा। 21-22 ये भी जनगणना, इसको नहीं पढ़ना है। बिहार में खादी ब्रांड के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज तिवारी। तो अभी लोक गायिका देखिए, बिहार में खादी ब्रांड के BJP सांसद मनोज तिवारी को बनाए, लेकिन वर्तमान में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी ब्रांड का एम्बेसडर। अभी अगर पूछेगा तो अभी आप मैथिली ठाकुर को लगाइएगा। ठीक है, 52 हो गया। सीता माता की प्रसिद्ध मूर्ति, सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में? तो जिसे सीतामढ़ी, याद रखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दीजिएगा, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार में NDA ये भी नहीं आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये राजनीति से है, ये चेंज होता रहता है। बिहार की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित है? तो कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ठीक है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और ये डाटा दिया गया है 2021, वो नहीं इम्पोर्टेंट है। 56 भारत में बिहार का GDP रैंक क्या है? तो ये 14वां है। ये भी 2021, अभी ये आप सर्च कर लिएगा नेट पे कौन सा अभी है। ठीक है, उस समय 14वां दिया था, तो आप उसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी देखिए ये भी 2021-22 का डाटा है। ठीक है, तो ये सब ये क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। अगर आप अभी वीडियो वॉच करके सर्च कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, सिर्फ गूगल पे डाल दीजिए बिहार GDP रैंक कितनी है। ठीक है, और ये भी डाल दीजिए भारत में बिहार की GDP रैंक प्रति व्यक्ति कितनी है। तो अभी अगर डाल देंगे तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी नहीं पढ़ना है,
17-18 का डाटा है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे मैं दिखाने क्वेश्चन ये किस प्रकार क्वेश्चन पूछा, ये आपका क्वेश्चन सही है। बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात है 918। तो कितना है लिंगानुपात? 900। 2011 की जनगणना के दौरान बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है, जबकि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। कितना? 1021 है, ठीक है, याद रखिएगा गोपालगंज है, ठीक है, गोपालगंज। अब जिसका लिंगानुपात 1021 है, मुंगेर का 876 सबसे कम है। तो 876 किसका है? मुंगेर का सबसे कम। हाँ, ये भी आपका नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिन्हा। तो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा चुने गए, जो 1946 से 1961 तक लगभग 14 वर्ष 10 माह तक इस पर रहे। पर वर्तमान में तो श्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किस जिलों में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? तो धारवाड़ चट्टानें किस जिले में नहीं है? कैमूर में। ये बिहार है ना आपका, मान लीजिए बिहार है, मैं बना नहीं पाऊँगा, ये बिहार है, ठीक है। तो ये बिहार है, तो आपका रहा ये इधर जितना है ये धारवाड़ है, और इधर जितने हैं ये विंध्यन चट्टानें हैं। तो इधर जो होता है पश्चिम साइड विंध्यन है और पूर्वी साइड धारवाड़ है। तो कैमूर इधर है ना, तो यहाँ कैमूर में विंध्यन होता है, ठीक है। धारवाड़ चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं, जिसका विस्तार बिहार राज्य के दक्षिण पूर्वी जमुई, नवादा, मुंगेर, गया, राजगीर में है। कैमूर और रोहतास जिलों में विंध्यन। तो कैमूर और रोहतास जिले में विंध्यवन प्रकार की चट्टानें, याद रखिएगा। बिहार में निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आपका कौन है? वाल्मीकि है, वो कैमूर है, सॉरी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अभयारण्य है, जिसका विस्तार 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जबकि गौतम बुद्ध अभयारण्य का क्षेत्रफल मात्र 259 वर्ग किलोमीटर है। वाल्मीकि का 880 वर्ग किलोमीटर। तो भीम बांध अभयारण्य का क्षेत्रफल 681 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, याद रखिएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो बिहार राज्य के कुल 38 जिलों में 9 प्रशासनिक प्रभागों में बांटा गया है। सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है, जिसमें मात्र 2 जिले हैं, ठीक है। तो भागलपुर और एक बांका है, ठीक है, बांका, याद रखिएगा। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। सारण और कोसी में प्रमंडलों में 3-3 जिले हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो कौन सा जिला? शिवहर, ठीक है, शिवहर है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे शिवहर आपका बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, 443 वर्ग किलोमीटर। अरवल 637 किलोमीटर, शेखपुरा 689, जहानाबाद 1569 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जबकि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण कौन है? ये है पूरा बिहार का, जाने में ये जो यहाँ पे एकदम है वो है, यही है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है ना। तो पश्चिमी चंपारण की सबसे खासियत बात है कि वहाँ पे एसटी की आबादी सबसे ज़्यादा रहती है। एसटी की आबादी पूछा सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, कि 5229 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा? तो ये भी आपका नहीं है, ठीक है, ये मत पढ़िएगा। बिहार की इथेनॉल संवर्धन ने 2021 में कितनी रात? ये 5 करोड़, याद रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग है, तो 1500 मीटर है, ठीक है। कोइलवर पुल देख लीजिए, इसके बारे में कोइलर पुल का उद्घाटन 10 दिसंबर 2020 को किया था, जो सोन नदी पर है। तो ये याद रखिएगा, किस नदी पे? सोन नदी पे। यह पुल आरा को पटना से जोड़ता है। इसका नाम बिहार के जाने माने गणितज्ञ बस नारायण सिंह सेतु रखा गया है, ठीक है।
आपका बिहार यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो आपका कौन सा उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 फरवरी 2021 में बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन से समस्या से निपटने के लिए कर रहे प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए। यह समझौता मुख्यतः 2 कार्बन उत्सर्जन में कमी, जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाने की, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि 2020-21 का डाटा है। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? तो शेर खां। तो 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक देखिए हेडमास्टर में आया है, ठीक। तो आपके भी पेपर में आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चन। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा बिहार, ठीक है। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। दक्षिण बिहार में 1530 ईस्वी में नूहानी वंश को समाप्त करके शेर शाह ने अफगान वंश की सूर साम्राज्य की स्थापना की एवं हजरत आला की उपाधि धारण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना। शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को 2 बार 1539 ईस्वी में व इस 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, के युद्ध में हराया, ठीक है। उसकी मृत्यु 1545 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब? 1539 में, 40 में बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। उसकी मृत्यु 1545 में। पंचेत में जागीर बिहार के एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, तो इसी पादशाहनामा में, ठीक है। पादशाहनामा को मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है, ठीक है। पादशाहनामा याद रखिएगा, इसमें शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। विदेशिया नृत्य नाटक एक लोकप्रिय है जो 20वीं शताब्दी में लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ और बिहार की भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। इस रचना नृत्य का रचना निर्माता कौन है बताइए? तो इस कौन है? तो भिखारी ठाकुर हैं। विदेशिया नृत्य की रचना भिखारी ठाकुर द्वारा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर। यह नाटक एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ। बिहार की भोजपुरी भाषी क्षेत्र में इसका प्रचलन अधिक देखा जाता है। विदेशिया की कला शैली हिंदू जाति तथा कथित निचली जात से संबंध है। इस कला शैली का सार समाज की बुराइयों पर प्रकाश डाला। बिहार राज्य सरकार की जलकारू पहल किससे संबंधित है? तो भूजल निकायों का मानचित्रण। बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जलकारो, तो जलकारो याद रखिएगा, जलकारो, ठीक है, पहल का संबंध भूजल निकायों का मानचित्रण से है। इस प्रक्रिया को दूर संवेदी तकनीक का प्रयोग करने के साथ ही जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के द्वारा पूरे बिहार में वितरित जल निकायों का अध्ययन किया जाएगा। यह उन जल निकायों का भी सर्वेक्षण करेगा जो अतिक्रमण के कारण लुप्त हो गए हैं और आधिकारिक दस्तावेज दर्ज नहीं हुए। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील। तो काबर ताल आर्द्रभूमि जिसे कांवर झील के नाम से जाना जाता है, बिहार का पहला रामसर स्थल है, ठीक है। याद रखिएगा, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? काबर ताल जिसे कांवर झील। यह गोखुर झील है, ठीक है, याद रखिएगा। यह गंडक नदी के मुड़ने से बनी है, बेगूसराय जिले में स्थित है। इतना आपको देखिए कितना स्टेटमेंट आ गया। पूछेगा कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। यह कौन सी प्रकार की झील है? गोकुल प्रकार की झील है। कहाँ कौन सी झील? काबर ताल आर्द्रभूमि, बिहार का रामसर स्थल, ठीक है। इस आर्द्रभूमि में रूस, मंगोलिया, साइबेरिया से हजारों किलोमीटर दूर तक लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं। यह मीठे पानी की उथली झील है। यह झील और आसपास की नमभूमि वेटलैंड को पश्चिमी बिहार का दर्जा प्राप्त है। यह भारत का 29वां रामसर स्थल है। बाह्योन हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में, ठीक है। बाह्योन हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में बाह्योन हिल का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फाल्गु नदी ब्रह्मयोन पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती है, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फाल्गु नदी विलुप्त हो गई है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो दक्षिण उत्तर पश्चिम। तो बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र की कुल 13 जिले शामिल हैं।
ये जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। ठीक है। धातुत्व है मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान, स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 1, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 2, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 3, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3B। 78 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है? तो गया में अभ्रक का भंडार पाया जाता है सबसे ज़्यादा। बिहार के गया, मुंगेर और भागलपुर जिलों में अभ्रक का भंडार है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों तथा पतझड़ क्रम में पाया जाता है। अभ्रक पारदर्शी काले रंग का और पीले रंग की भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक का निक्षेप छोटा नागपुर पठारी के उत्तरी पठारी किनारों पर पाया जाता है। बिहार झारखंड के कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अभ्रक के अग्रणी उत्पादक है। तो अगर पूछे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ होता है उत्पन्न, तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार किस जिले में स्थित है? तो सोन और गंगा नदी पे कहाँ पे? पटना में, याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोन और गंगा नदी का, ये गंगा जा रही है और सोन ये आ गई, ठीक है, यहाँ से। तो ये कहाँ है? पटना में, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। पटना में सोन गंगा का संगम। यहाँ देखिए, सोन और गंगा नदी का संगम पटना जिले में है, यहाँ तो पढ़ लिए। गंगा उत्तराखंड के काशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम से निकलता है। तो अगर आपसे पूछे गंगा कहाँ से निकलता है, तो आप क्या बताएंगे? गंगोत्री नदी पे। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन पुटअप करता हूँ उसको आप अपने मन में लगा लीजिए कि हाँ यही क्वेश्चन यहाँ ये आ सकता है। तो गंगा कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है। तो किसका? सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में मैकाल स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है। तो गंगा गंगोत्री से, सोन अमरकंटक से, याद रखिएगा। यह कैमूर पठार के दक्षिण में बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू, बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिले में पश्चिम सीमा बनाती है और प्रवाहित होती है। पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर में निकट हरदी छपरा गांव के पास मिल जाती है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर बुक्का, ये तो सब जानते होंगे, हरिहर बुक्का। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नंबर 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता की संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी हम्पी थी। तो विजयनगर की राजधानी है हम्पी, याद रखिएगा। देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय के पास संगम वंश का शासक बना। ठीक है, जिसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह राव ने की थी। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का। तुलु वंश की वीर नरसिंह राव। इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय। तो आपसे पूछा जाए कृष्णदेवराय जो थे वो किस वंश के शासक थे सबसे महान? तो तुलु वंश के। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1913 में इसमें पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित हो गई। तो एक अनुशीलन समिति क्या, जो ये पूरा उस इंडिया लेवल पे था। ठीक है, और एक अनुसूचित ये पटना में स्थापित किया गया, सचिंद्र सन्याल। ठीक है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र सन्याल द्वारा की गई। इस समिति का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश उपनिवेश को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा को बढ़ावा देना था। ठीक है, एक 1904 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। ये बताइए उसको किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिए, उसको याद करिए उसको किसने किया था। ठीक है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो बताइए किसने किया था? आपका ये तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ में ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार, राजनीतिक बंदियों से दोपहर प्रश्नों पर विरोध प्रकट करती थी। 1914 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हाल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई थी।
कब की गई थी? इसके अध्यक्ष आचार्य नारेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो समाजवादी बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब? अंजुमन इस्लामिया में की गई थी, औपचारिक स्थापना की गई थी। ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा सासाराम में। पूछा जाता है सासाराम कहाँ है? रोहतास जिले में है। ठीक है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। इस वास्तुकार कौन थे? तो मीर मोहम्मद अली वाल थे। याद रखिएगा, मीर मोहम्मद अली वाल। यह षष्ठकोणीय मकबरा है। यह कृत्रिम झील के मध्य निर्मित किया गया है। ठीक है। 84 देख लीजिए, बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो 2006 से। वर्ष 2006 में बिहार पंचायत निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है। राज्य सरकार ने बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 प्रख्यापित किया। इस अधिनियम में पंचायत में सभी स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है। जैसे अभी आपका शिक्षक भर्ती है, इसमें 50% रिजर्वेशन है महिलाओं को, इसी प्रकार बिहार में आपका जो चुनाव होता है ना प्रधानी का, उसमें भी आपका 50% आरक्षण है। झारखंड बनाने के लिए बिहार के किस वर्ष को विभाजित किया गया? तो 2000 में। ठीक है। तो झारखंड कब विभाजन? 15 नवंबर 2000 को विभाजित हुआ। ठीक है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है। कितने जिलों को? 18 जिले के, दक्षिणी भाग के 18 जिलों को काट करके झारखंड नामक एक अलग राज्य का गठन कर दिया गया। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में वो प्रस्तावित नया मंत्रालय, ये देखिए 21-22 का है, तो आपका नहीं है, तो याद रख लीजिए कौशल उद्यमिता विकास मंत्रालय। ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7। कौन से हैं? अब ये मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल है। कौन? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। ठीक है। जो प्राइमरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे गरीब, ये भी वैसे करंट का है। गरीब कल्याण योजना का अभियान के दौरान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो किस? खगड़िया जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, करंट का था। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो कौन? टीएस मोदी। ये भी उस समय का करंट है अभी। ठीक है। अब देखिए, रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा आईएफएस की 1927 बैच के अफसर। इससे पहले रुचिरा कंबोज भूटान की राजदूत थी। ठीक है। तो वर्तमान में कौन है? रुचिरा कंबोज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो अभी बताए थे गोपालगंज। कितना है? 1021। अब कैसे पता चलेगा आपका? देखिए 1000 पे गणना किया जाता है, तो 1000 पुरुष हो गए, 1000 स्त्री, लेकिन गोपालगंज में 1021 है, 21 महिलाएं ज़्यादा हैं। ठीक है। और देखिए, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला 876 है। ठीक है। तो 1000 पे 876 ही औरतें हैं। ठीक है। बेगूसराय में 895, पटना में याद रखिएगा 897, इंपॉर्टेंट है, राजधानी है, पूछ सकता है। सिवान में 988। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो किस वर्ष? 1913 में। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 में बांकीपुर में बुलाई गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में 1912 में संशोधित कर बिहार तहत विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। 91 हो गया। 92 का देखते हैं। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो बिहार में रश्मि कुमारी एक है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। तो बिहार राज्य से संबंध रखने वाले रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। इन्होंने 2014 में मालदीव में कैरम विश्व कप में चैंपियन में महिला का खिताब जीता था। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवा प्रदान करने के लिए। ठीक है। तो ये करंट का है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। यहाँ देख लीजिए कह रहा है 7 जनवरी 2023 को प्रदान किया गया ना
ठीक है। तो याद रखिएगा ये कब, एक बार हम देख ही लेते हैं कुछ भी हो, ठीक है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया। बिहार राज्य को यह अवार्ड महामारी से नवाचार महामारी श्रेणी के अंतर्गत दिया गया। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 7 जनवरी 2023 को प्रदान किया गया। इस अवार्ड का 7वां संस्करण था। डिजिटल इंडिया अवार्ड निम्न श्रेणी में प्राप्त किया। प्लेटिनम अवार्ड इनाम पहल कृषि मंत्रालय, ठीक है। गोल्ड अवार्ड संचार मिशन मोड प्रोजेक्ट, ठीक है। सिल्वर अवार्ड जजमेंट खोज पोर्टल, ठीक है। 94 का सी, तो 38, तो 94 का ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए जो एससी जाति होती है उसके लिए कितनी सीटें विधानसभा में आरक्षित होती है, तो 38। याद रखिएगा 38 सीटें, याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। 38 सीटें बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब एसटी के लिए कितनी हैं, 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, और एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। कुल सीटें 243 हैं। 2019 में मानव, ये देखिए 2019 का डाटा है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है फर्जी उसको मत पढ़िएगा, 2021-22 का डाटा है मत पढ़िएगा, लेकिन आप देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा सरल घरेलू उत्पाद 2.98% रहने का अनुमान है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है उस समय का राजकोषीय घाटा कितना था, 22,511 करोड़ रुपया, और 23-24 में जो अभी हुआ है 2,61,825 रुपये आकार का जो बजट था वित्तीय वर्ष, इसका बजट कितना था, 2,61,800 कितना 85 रुपया बजट था, ठीक है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 2,61,885 बजट था। राजकोषीय घाटा कितना था, 2.98% रहने का अनुमान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में से कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो कौन से छात्र डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 के या इससे ऊपर की कक्षाओं के सभी छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक 50% तक बढ़ाने के दिशा में कदम बढ़ाएगा, ठीक है। तो कब कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाओं के, ठीक है, इसमें कोई था नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 और 22 के तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार का कितना % है, ठीक है। तो कितना है, 4.12%, ठीक है। अब ये देखिए बिहार के कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो कृषि यंत्र बैंक, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक, ठीक है, याद रखिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 13 जिलों में सरकार द्वारा 238 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी। किसान समूहों के माध्यम से कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। इन समूहों द्वारा कृषि यंत्र आसपास के किसानों को किराए पर दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार 80% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए होगी, ठीक है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। तो गंगा, तो बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। इसके अतिरिक्त बिहार की प्रमुख नदियाँ कोसी, महानंदा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, अजय, बूढ़ी गंडक, कर्मनाशा इत्यादि हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहार के बल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर पद निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो
मिट्टी के लिए, ठीक है। बिहार में बल सुंदरी, करेल, बलपत्थर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। बल सुंदरी मोगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले में है। तो सबसे ज़्यादा विस्तार क्या है, पूर्णिया और सहरसा जिले में के कोसी क्षेत्र में है। ताल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। करेल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में देखा जाता है, जबकि बलथर मिट्टी का बिहार के संकीर्ण विस्तार है, ठीक है। निम्नलिखित जिलों में किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है, तो किसमें, अब देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प उपयुक्त नहीं है। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये देखिए 2019 का वन रिपोर्ट है, भोजपुर के लिए 32.25 वर्ग किलोमीटर, रोहतास 672, नवादा में 513 और मुंगेर में 286 वनाच्छादित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं, कैमूर, तो सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कैमूर है। और उसके बाद पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, 3 याद रखिएगा। सर्वाधिक वनावरण वाला कैमूर है। अगर मान लीजिए आप टीचर बन जाते हैं तो आपको अगर कैमूर आप सेंटर लिए होंगे या कैमूर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी या पश्चिमी चंपारण में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो आप एकदम घनी प्रकृति की वादियों में रहेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा होगा, अच्छा फील होगा वहाँ पे। तो कैमूर और पश्चिमी चंपारण और रोहतास, ठीक है। कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं, तो किसके केंद्र हैं, ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है, ठीक है। कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर बिहार के ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं, ठीक है। 104 देख लीजिए। 2001-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या के वृद्धि दर्ज की गई है, तो किसमें सबसे अधिक, 1 से 11, तो किशनगंज में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, 30 से 40% दर्ज की गई। गोपालगंज में न्यूनतम वृद्धि दर 19.02% रहा वाला जिला रहा है, ठीक है। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 2001 और 11 के दौरान वाले जिले माधेपुरा, ठीक है, और किशनगंज तथा अररिया है, ठीक है। तो माधेपुरा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये उपयुक्त जो विकल्प दिया गया था उसमें ये किशनगंज है। अगर किशनगंज, अगर यहाँ पे माधेपुरा, अगर यहीं एक ऑप्शन होता, ई ऑप्शन मान लीजिए ये ना होता, यहाँ पे होता माधेपुरा, ठीक है, माधेपुरा, तो माधेपुरा हम लगाते, ठीक है, लेकिन माधेपुरा है नहीं तो किशनगंज लगाएंगे, ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हम कहते हैं सिल्क सिटी। भागलपुर वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, इसे सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। गया में रेशमी और सूती कपड़े बनाए जाते हैं। पटना एवं सिवान में सूती कपड़े तथा सजावटी कपड़े बनाए जाते हैं। कैमूर ऊनी कालीन तथा बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है, तो शिवालिक का भाग है, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के शिवालिक श्रेणी का विस्तृत भाग है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे, बिहार के पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे दूसरे नंबर का वनावरण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहीं पे सोमेश्वर किला है, इसकी ऊंचाई 865 मीटर है, ठीक है। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, तो 1733 ईस्वी में। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, 1733 में। सुजाउद्दीन के शासनकाल में 1727 से 1739 में बिहार प्रांत का विलय 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत के अंतर्गत कर दिया गया। इसने अलीवर्दी खान को बिहार का सूबेदार बनाया, ठीक है। अब देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे, याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे, तो रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी। यह सूचना रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी ने दी थी, जो 1859 में 1865 के बीच पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
निम्न में से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद। कब? भारत रत्न राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादोई में हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 में। ठीक है, याद रखिएगा। पिछले वाले ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आई होप 64 दिया था, वहाँ पे 84 को 64 दिया तो गलत है, 84 होगा। ठीक है, 3 दिसंबर 1884 में बिहार के जीरादोई में हुआ था, गांव में। ठीक है। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कितने? 19 पदक जीते। अगस्त एवं सितंबर 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक, जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। पदक तालिका में 26वें स्थान पर भारत था। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं अवनी लखेरा, राइफल शूटिंग से है, याद रखिएगा। अवनी लखेरा पूछ सकता है किससे है, तो राइफल शूटिंग से है। सुमित अंतल भाला फेंक से हैं। मनीष नरवाल शूटिंग से हैं। प्रमोद भगत बैडमिंटन से हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन से हैं। ठीक है, प्रमोद भगत बैडमिंटन से हैं, इनको याद रखिएगा, ये बिहार से हैं। ठीक है, प्रमोद भगत। बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया? बी ने, छोटी कुमारी सिंह ने। ठीक है, छोटी कुमारी। बिहार के भोजपुर जिले में रहने वाली छोटी कुमारी सिंह को स्विट्जरलैंड की वुमेन्स वर्ल्ड समिट फाउंडेशन की तरफ से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान अपने इलाके में मुसहर जाति और जैसे अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया? तो ये डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, याद रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो किस सैनिक को? अल्बर्ट एक्का को। तो अल्बर्ट एक्का। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध अनुकरणीय साहस के लिए वर्तमान झारखंड के अल्बर्ट एक्का को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र, ठीक है, तो सर्वोच्च सम्मान क्या है? परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के गुमला जिले में हुआ था। सन 1971 में भारत पाकिस्तान में दुश्मन की गोली लगने के बावजूद भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई बंकरों को तबाह कर दिया, जिसके कारण उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा। बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया? तो अशोक कुमार ने। ठीक है। दादा मुनि के नाम से मशहूर अभिनेता अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 में बिहार के भागलपुर में हुआ था। उनकी पहली फिल्म जीवन नैया कुल 275 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनके योगदान के लिए भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1988 में दिया गया अशोक कुमार को। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रामविलास पासवान, मरणोपरांत। ठीक है। अब देखिए, अब 2023 में देख लीजिए, वो तो पुराने हैं, अभी नए किनको प्राप्त किया? सुभद्रा देवी को क्या पद्म श्री प्राप्त हुआ है? बिहार के 3 लोग को याद रखिए, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी कला क्षेत्र में, चित्रदेव प्रसाद कला के क्षेत्र में, आनंद कुमार साहित्य और शिक्षा, IIT वाले आनंद। ठीक है, तो आनंद कुमार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, चित्रदेव प्रसाद कला के क्षेत्र में, सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में। ठीक है। इनमें से किसे बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की? तो किसने? ये देखते हैं यहाँ पे, ये वाला दिया गया, दिए विकल्प में कोई भी स्पष्ट सही नहीं है। 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक, जो अब कलेक्टर कहे जाते हैं, बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर बिहार को एक प्रांत परिषद का गठन किया गया। और 1781 में पटना में कुछ स्थानीय जमींदारों ने बनारस के चैत सिंह 1781 में, ठीक है, तो यहाँ चैत सिंह दिया गया है, वो यहाँ पे दिया गया आपका ना, चैत सिंह। तो ये जो है
1781 दूसरे से रिलेटेड हैं। चैत सिंह ने विद्रोह से प्रेरित होकर अंग्रेजों के विरोध को असफल करने का प्रयास किया। दिए गए विकल्प में चैत सिंह मात्र प्रेरणा स्रोत थे, ना कि विद्रोह के वास्तविक नेता थे। ठीक है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हार्मोन कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के मताधिकार की मांग रखी? तो बाबू जगजीवन राम। ठीक है, बाबू जगजीवन राम हार्मोन कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता, एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय हेतु लड़ाई लड़ने वाले योद्धा, वंचित, हिमायती और उत्कृष्ट सांसद थे। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था तो 1999 में। ठीक है, लेकिन 15 नवंबर 2000 को यह झारखंड बिहार से अलग हो गया। ठीक है, याद। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में तिनकटिया पद्धति क्या थी? तो ये कैसी पद्धति? ये कृषि पद्धति। देखिए, बिहार में तिनकटिया एक पद्धति थी। तिनकटिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले में रैयत किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू किए गए 3 तरीकों में एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुरतौली और कुश्ती कहलाता था। तिनकटिया पद्धति में 3/20, याद रखिएगा, यही पूछा जाता है। 3/20 किस में था? तिनकटिया में। भाग पर नील की खेती अनिवार्य था। वर्ष 1917 में गांधी जी चंपारण सत्ता के माध्यम से तिनकटिया पद्धति का विरोध किया गया, फिर समाप्त कर दिया गया। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? तो लोकनायक की उपाधि बहुत बार पूछा था, जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1917 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नामक आंदोलन चलाया। वह समाज सेवक भी थे। अतिरिक्त उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया था। किसने? कब? 2015 में। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में सतत विकास योजना की राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना, हम अभी बताए थे 7 निश्चय योजना, यही याद कर लीजिए। 2015 में प्रारंभ किया गया था। अब देखिए, ये 2015 में प्रारंभ किया था, पहले ये सब बता ही चुके हैं। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित महिलाओं, पहला युवा था, दूसरा महिला थे। हर घर बिजली लगातार, हर घर नल, हर घर पक्की नालियाँ, शौचालय, अवसर बढ़े, आगे बढ़ें। 2020 में ये 7 निश्चय योजना भाग 2 की गई है। ठीक है, वर्ष 2001, ये देखिए, ये आपका नहीं सही है। ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पे बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 43., 2011 की जनगणना के अनुसार इम्पोर्टेंट है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% है। बिहार देश का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। ठीक है, जहाँ की साक्षरता 61.8% है। तो कितना है? 61.8%, याद कर लीजिएगा। बिहार की ग्रामीण जन साक्षरता कितना है? 59.78% है। इसमें पुरुष साक्षरता 71.2 और महिला साक्षरता 51.8% है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 61 पूरा है, तो 61 में अगर 10 जोड़ेंगे तो पुरुष आ जाएगा, 61 में 10 घटा देंगे तो महिला आ जाएगी। तो महिला साक्षरता बहुत कम है बिहार में। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो इसमें से कोई नहीं है अभी। याद रखिएगा, विनोद चंद्रन। ठीक है, तो विनोद चंद्रन है अभी पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, विनोद चंद्रन। ठीक है, तो अब विनोद चंद्रन है पटना हाई कोर्ट के। तो ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब पुराना डाटा है। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये बिहार का पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। ठीक है, तो प्रश्नकाल में बिहार के उस समय के कौन थे? अभी देखिए कौन हैं। अब देखिए, सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार थे उस समय। ये भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य। वर्तमान में कौन है? श्री मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री हैं। तो याद रखिएगा, अब जब तक पेपर आपका होगा तब तक लगभग यही रहेंगे। तो मुरारी प्रसाद गौतम
पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक है। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष से प्रतिबंधित कर दिया गया? तो 1955 से। बिहार में कानून द्वारा गोवध 1955 से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस कानून का उल्लंघन 6 माह का कारावास 1000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है। तो बिहार में गोवध का 1955 से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन? तो ठीक, उस समय जो पूछा गया था तो उस समय राबड़ी देवी थी। ठीक है। वर्तमान में सम्राट चौधरी विधान परिषद में विपक्ष नेता के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है। कौन विधान परिषद में कौन है? आपका सम्राट चौधरी। यही आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राबड़ी देवी अब नहीं है, अभी इस समय वो तो सरकार में ही है राबड़ी देवी। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो कौन है? अखलाल उर रहमान किदवई। ठीक है। ये अखलाल रहमान किदवई पहली बार सितंबर 1979 में और मार्च 1985 में से तक दूसरी बार कब हुए थे? अगस्त 1993 से अप्रैल 1998 तक राज्यपाल रहे थे। ठीक है। अखलाल उर रहमान किदवई याद रखिएगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो बताइए कौन बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था? तो कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। तो महामाया प्रसाद सिन्हा ये कौन थे? बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री माया प्रसाद सिन्हा थे। इनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 लगभग 1 वर्ष का था। ये जनक्रांति दल से संबंधित थे। महाप्रसाद सिन्हा अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक थे। ठीक है। तो महामाया प्रसाद सिन्हा कौन थे? अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक थे। देखिए कितना सही थे, एक पार्टी के एकमात्र विधायक थे लेकिन वो प्रधान मुख्यमंत्री बने थे। ठीक। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान पर? ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। याद रखिएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। पटना की कुल आबादी कितना है? आपका 58,38,465। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या, तो बिहार राज्य की कितना है? 10,40,99,452 है। ठीक है। जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरा, तो यूपी, एमएच, महाराष्ट्र और अपना बिहार। ठीक है। तीसरे नंबर पे आ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। तो ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 38 जिले हैं। बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106। बहुत बार पूछा जाता है बिहार का जनघनत्व 1106। लिंगानुपात 918। साक्षरता 61.8। ठीक है। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी? तो ये 4 थे उस समय, देख लीजिए कहाँ पे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के 4 शहरों को चुना गया। यह शहर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुए। बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और शहरवासियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना, यह कार्यक्रम आवास शहरी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में साक्षरता दर कितनी है? 61.8। यहाँ पे कहीं 61.8 है? नहीं, तो 61.8 आप लिख लीजिए। तो 61.8%। ठीक है। पुरुष साक्षरता 71.2, ये किसकी है? मेल की। ठीक है। अब महिला साक्षरता 51.5, ये फीमेल की है। ठीक है। याद रखिएगा। रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे? रोहतास में। सबसे कम साक्षरता 51.08% पूर्णिया में। ठीक है। संपूर्ण भारत की साक्षरता 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9, महिला साक्षरता 64.1। तो संपूर्ण अगर भारत की पूछे तो 73%, पुरुष की 80%, 80 लोग साक्षर हैं पूरे, मतलब पुरुष में अगर देखा जाए 100 में 80 लोग साक्षर हैं। महिला साक्षरता 64.61। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला 1880 शिवहर, बहुत छोटा सा है इसलिए ज़्यादा हूँ। जनगणना
2011 के अनुसार बिहार का राज्य का जनघनत्व 1106 है। ठीक है, अगर पूरा बिहार का देखा जाए तो 1106 है, सिर्फ शिवहर का देखा जाए तो 1880। कितना ज़्यादा है, देखिए यहाँ से इतना कितना ज़्यादा है, जो कि भारत के समस्त राज्यों में सर्वाधिक है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला कैमूर है, तो कैमूर में सबसे कम लोग रहते हैं। अगर कैमूर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे हैं, कुछ लोग 1 किलोमीटर दूर पे मिलेंगे। ठीक है, जनसंख्या है। प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र की निवास जनगणना ये कह रहा है यहाँ पे कितने लोग, जैसे ये पूरा एक राज्य है, एक लोग यहाँ पे, एक लोग यहाँ पे, एक लोग यहाँ तो कम है। अगर कोई राज्य यहाँ ऐसे है, ये राज्य है, ये ऐसे 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 मतलब एकदम सटे सटे लोग हैं, तो इसकी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा, इसकी जनसंख्या घनत्व कम। ठीक है, संपूर्ण भारत की कितनी है, 382 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, तो किस जिले में अधिकतम वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, किशनगंज में। ठीक है, तो बिहार में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। कैसे याद करेंगे, जब कृष्ण जी पैदा हुए थे बारिश खूब हो रही थी, तो उन्हीं के नाम पे किशनगंज लग दिया गया, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी हिस्ट्री रहा हो, लेकिन हमको याद करने से मतलब है। ठीक है, जबकि सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। ठीक है, तो अब जो औरंगजेब है वो थोड़ा सा अच्छा शासक नहीं था, तो भगवान भी कहें तुमको अब बरसात नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर है, किंतु यहाँ वर्षा में वितरण में प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। प्रदेश में लगभग जून के मध्य और मानसून का प्रसार हो जाता है, अक्टूबर में मानसून की वापसी हो जाती है। बिहार में अधिकतम वर्षा मानसून काल में जून से अक्टूबर के मध्य होती है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिम चंपारण में स्थित है। अभी हमने बताए थे सबसे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे कितना है, 1021। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा वो सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, देखिए सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित सोमेश्वर पहाड़ी तराई में स्थित शिवालिक हिमालय का भाग है। इस श्रेणी की औसत चौड़ाई 4 से 6 किलोमीटर, ऊंचाई 450 मीटर है। पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंचाई सोमेश्वर जिला 865 मीटर है, जिसका विस्तार बिहार और नेपाल की सीमा के बीच लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है, किस जिले में, नवादा जिले में, तो काकोलत जलप्रपात। ठीक है, नवादा जिले में काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा और कर्मनासा नदी पर स्थित है। नवादा जिले में करमनासा नदी पर स्थित है। ये कौन सा है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तथा सी विकल्प, इसकी ऊंचाई 160 किलोमीटर है। ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले में है। सुखलदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, सुखलदरी जलप्रपात। तामसिन जलप्रपात बिहार और झारखंड की सीमा पर है। स्मोक जलकुंड सासाराम में है। ठीक है, 139 क्वेश्चन। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया, तो किसने में, शेरशाह सूरी को। ठीक, तो परगना को किसने विकसित किया, शेरशाह सूरी ने विकसित किया ना। शेरशाह सूरी परगना प्रशासन को विकसित करने के लिए इन्होंने अधिकारी को नियुक्त किया। सिकदार किसको, प्रमुख पुलिस जो प्रमुख होता था उसको सिकदार बोल रहे, जिसको IPS हम सबके यहाँ। इसके साथ सैनिक दस्ता होता था। मुंशी भूमि की माप लगान व्यवस्था की देखभाल कर। फौतदार परगने की खजांची होते। कारकुन हिसाब किताब लिखना, रिकॉर्ड कीपर। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी, 26 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली की शुरुआत हुई। 26 अक्टूबर जल जीवन हरियाली, याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। इसके अंदर क्या, वृक्षों का रोपण, परंपरागत जल स्रोतों, तालाब, कुओं आदि का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, हाल ही में बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखिएगा यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हैं श्री प्रमोद कुमार ठाकुर। ठीक है, श्री प्रमोद, ठीक है, प्रमोद कुमार ठाकुर, यही हैं बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, यहाँ पे कोई है तो नहीं है। देखिए यहाँ लिखा गया बिहार राज्य का मुख्य, ये देखिए यहाँ पहले थे। ठीक है, बिहार में राज्य सूचना आयोग की स्थापना जून 2016 में, तो बिहार में राज्य सूचना आयोग की स्थापना जून 2016 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। ठीक है,
बिहार में राम जन्मभूमि अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कामेश्वर चौपाल। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे? कामेश्वर चौपाल। तो अयोध्या में श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण के उद्देश्य से एक ट्रस्ट की घोषणा की गई, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जिसका निर्माण श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट रखा गया। ट्रस्ट में दलित सदस्य के रूप में बिहार के श्री कामेश्वर चौपाल को नामित किया गया। इस ट्रस्ट का अध्यक्ष महंत श्री नित्य गोपाल दास हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? महंत श्री नित्य गोपाल दास। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो नालंदा। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा पेयजल के लिए शुरू की गई गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण में शामिल जिले गया, बोधगया, राजगीर, नवादा हैं। इस योजना के प्रथम चरण में नालंदा शामिल नहीं किया गया है। सियासत की सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय कुमार चौधरी। ठीक है, विजय कुमार चौधरी सियासत के सदस्य। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं याद। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो बीरपुर में। तो ठीक है, अनुसंधान और विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ पे है? बीरपुर में। ठीक है, जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार के सुपैल बीरपुर में अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर स्थापित किया गया है। इसका शिलान्यास 26 अगस्त 2020 को नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर के द्वारा नदियों और उनके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकेगा। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ? तो किसमें? सारण में। तो बिहार के फतेह शाही विद्रोह 1768 में सारण क्षेत्र में वर्तमान गोपालगंज जिले में हुआ। महाराजा फतेह बहादुर शाह अंग्रेजों से विद्रोह कर जंग लड़ते रहे। ठीक है, उन्होंने जीवन भर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की और न ही कर वसूलने दिया। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो जुलाई 1557 में। भारतीय क्रांतिकारी पीर अली ने 1857 की क्रांति के समय 3 जुलाई 1857 को पटना के गुलजार बाग में स्थित अंग्रेजों के प्रशासनिक भवन पर आक्रमण कर दिया और हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की। 7 जुलाई 1857 को इस वीर को क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। ठीक है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? तो 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। ठीक है, तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व तथा विकल्प भी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में। तो ये तीनों याद रखिएगा। अवध किसान सभा 1920 में, अखिल भारतीय 1936 में और बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। ठीक है, ये 1918 में जो मुंबई में विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, उसके भी अध्यक्ष थे हसन इमाम। ठीक है, बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? तो बताइए, तो कहाँ पे हुआ? गया में। ठीक है, तो गया में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो जो गया में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके की गई? देशबंधु चित्तरंजन दास के। राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला अधिवेशन 1850। 1907 का कांग्रेस सूरत का अध्यक्ष रास बिहारी घोष। 1907 में क्यों यहाँ जिक्र किया गया है? क्योंकि 1907 में गरम दल नरम दल विभाजित हो गया। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला तो थी लेकिन ये भारतीय नहीं थी। और पहली भारतीय महिला जो 1917 में ये बनी। इसके बाद प्रथम भारतीय पूछे तो 1925 में कानपुर के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को बनाया गया। ठीक है, लिखा गया 5 अक्टूबर 1936 में इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, 5 अक्टूबर 1926 को स्थानीय आर्य समाज हाल ही में राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में रांची में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया रचनात्मक कार्य का हिस्सा था। देखिए यहाँ पे
बिहार में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने किया जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए और वह आरा पहुँचे। तो कुंवर सिंह, ठीक है। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया। यह जगदीशपुर के परमार राजपूत परिवार से संबंधित थे जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। इनका निधन 26 अप्रैल 1858 में को हो गया था। बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किसके प्रबल प्रभाव का कारण था? तो आनंद पनरे। बिरसा मुंडा के जीवन पर आनंद पनरे का प्रभाव था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आनंद पनरे स्वांसी जात के धार्मिक व्यक्ति थे। इनसे मिलकर बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म के प्रारंभिक सिद्धांतों और रामायण और महाभारत की कथाओं का सरवण ज्ञान हासिल किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो 61.8। देखिए यही क्वेश्चन बार बार आ रहा ना। तो अगर पुरुष साक्षरता 71, महिला साक्षरता 51.5 पूछा गया है, तो 61.8 याद रख लीजिए। 61.8 बिहार की साक्षरता। अब यहाँ पे देखिए बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो अररिया। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला किशनगंज है, ठीक है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, जिसकी 64.75 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। किशनगंज के पश्चात अररिया जिले का दूसरा स्थान है, जहाँ 64.65 लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। अगर यहाँ पे किशनगंज होता तो किशनगंज लगाते, ठीक है। किशनगंज कौन सा स्थान है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, बिहार में, ठीक है। अब बिहार के देश में निम्न आय वाले राज्य में शामिल है, ठीक है। तो विकल्प में सब अररिया दिया गया है, तो अररिया हम बिल्कुल लगाएंगे, किशनगंज नहीं। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ? तो कब हुआ? नवंबर 2017 में। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, करंट का उधर था। बिहार के अधिसूचना वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.1। तो बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.1। बिहार के 6764.14 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को अधिसूचित किया गया। इसके भौगोलिक क्षेत्र 7.1 पर, जबकि बिहार का कुल वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.74% है। लेकिन आयोग ने ई माना था, ठीक है। तो कुछ भी है आप देख लीजिएगा कल, ठीक है। छठ पूजा किन माहों में मनाई जाती है? तो छठ पूजा किन माहों में मनाई जाती है? छठ पूजा मार्च और नवंबर। छठ पूजा मुख्यतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। चैती छठ मार्च और अप्रैल। मुख्य छठ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी के अर्थात अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। 2 छठ होता है, एक चैती छठ मार्च अप्रैल में मनाया जाता है और एक जो होता है मुख्य छठ होता है जो आपका दीपावली के बाद मनाया जाता है, मतलब अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका यही सही है, ठीक है। बिहार का डालमिया नगर किस लिए? सीमेंट के लिए। डालमिया सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर रेशम उद्योग के लिए सूती वस्त्र का प्रमुख उद्योग केंद्र है, ठीक है। इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? सी, ठीक है। 16.5 भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना? 16.5। प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप जितना लाइक करेंगे उतना, क्योंकि बोलते बोलते गला बैठ जाता है थोड़ा सा, हमको बार बार पानी पीना पड़ता है, ठीक है। आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शेयर मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 16.5 क्षेत्र बिहार में स्थित है, जबकि बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 73% क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। जल मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो जल मंदिर कहाँ पे है? पावापुर में, याद रखिएगा, जल मंदिर पावापुरी में। जल मंदिर बिहार राज्य के नालंदा जिले में पावापुरी में स्थित है। ये भी पूछ सकता है, पावापुरी ना देख के यहाँ पे नालंदा रख सकता है, नालंदा, ठीक है। तो नालंदा भी लगा दीजिएगा, ठीक है। यह मंदिर भगवान महावीर को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदवर्धन ने करवाया था। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। कौन कौन से करते हैं? पश्चिमी चंपारण करता है, इसका भाई पूर्वी चंपारण करता है, मधुबनी किशनगंज, ठीक है, मधुबनी करता है। किशनगंज किस लिए फेमस है? सबसे ज़्यादा वर्षा। सीतामढ़ी करता है और सुपौल अररिया, ठीक है। तो अररिया और सुपौल, ठीक है।
बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो औसत वार्षिक वर्षा बिहार में कितनी है? 1205। ठीक है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 1205 मिलीमीटर होती है। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। यहाँ की जलवायु उपमहाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। इसके पूर्व भाग में आर्द्र और पश्चिम भाग में अर्धशुष्क जलवायु मिलती है। ठीक है, बिहार में तिनकटिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा है? तो नील की खेती से। ठीक है, बिहार में तिनकटिया पद्धति की व्यवस्था जिसमें किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ? तो किस वर्ष? 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को घटित हुआ। इस घटना को खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। इस घटना को किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से अंजाम दिया गया था, परंतु गलती से बम प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी को जो आपके स्वतंत्रता आंदोलन की सहानुभूत रखती थी वहीं मर गई। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी गलत हुआ। ठीक है, इससे आहत होकर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, बिहार निम्न में से बिहार की किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो तंबाकू की। दिए गए विकल्पों में तंबाकू का उत्पादन प्रचुर मात्रा में यहाँ वैशाली के समस्तीपुर जिले में किसान व्यापक स्तर पर तंबाकू का उत्पादन करते हैं। इस तंबाकू को सरेसा खैनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। कॉफ़ी का सर्वाधिक कर्नाटक में होता है। इलायची का केरल में होता है। ठीक है, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम से जाना जाता है। तो मुजफ्फरपुर को लीची का शाही लीची। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार की लीची को शाही लीची ब्रांड के नाम से जाना जाता है। शाही लीची को 2018 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त प्रदान किया गया। ठीक है, तो लीची कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? मुजफ्फरपुर में, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, बिहार का अन्य उत्पादक GI टैग भागलपुर का जर्दालू आम। ठीक, भागलपुर का जर्दालू आम, नवादा का मगही पान, करतनी चावल। 2022 में मिथिला मखाने को GI टैग प्रदान किया गया। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज सभी पाया जाता है? ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा पायराइट पाया जाता है। क्वार्टजाइट, पायराइट, अभ्रक, चूना पत्थर, स्लेट, सोला, बॉक्साइट सब कुछ पाया जाता है। क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः मुंगेर जिले में धारवाड़ श्रेणी की पहाड़ियों में पाया जाता है। पायराइट या बिहार में मुख्यतः अमझारे की पहाड़ियों तथा मनकोह आदि में पाया जाता है। अभ्रक यह अत्यधिक खनिज बिहार में मुख्यतः नवादा और मुंगेर और जमुई में एक चीज़ और सबसे ज़्यादा क्या पाया गया? यहाँ सोना, सबसे ज़्यादा सोने का भंडार कहाँ पाया गया? जमुई में। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कौन सा बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो पश्चिमी सीमा पर देखिए, ये मान लीजिए ये बिहार है पूरा। ठीक है, तो ये बिहार है। ठीक है, यहाँ पश्चिमी सीमा पर आपका कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और इधर पश्चिम बंगाल है। इधर किधर है? दक्षिण में झारखंड है। उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के 8 जिले शामिल करते हैं। रोहतास शामिल करता है, कैमूर, एक बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिला शामिल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा। बिहार के पूर्वी चंपारण बिहार के पूर्वी सीमा पर तो पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सीमा पर झारखंड तथा उत्तर सीमा पर नेपाल। तो ऊपर नेपाल सीमा का साझा करता है। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती? तो कौन सी नदी नहीं बहती? गोमती। तो गोमती नदी यह उत्तर प्रदेश में बहती है। इसका उद्गम पीलीभीत के गोमल ताल से फुलहर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फुलहर झील, गोमल ताल जो होता है उसको फुलहर झील कहा जाता है। वहीं से पीलीभीत जिले में गोमती नदी निकलती है। यह नदी गाजीपुर जिले के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। विकल्प डी, शेष नदी बिहार में प्रवाहित होती हैं। फल्गु, पुनपुन, बागमती, ये सब बिहार में। ठीक है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो हुंडू जलप्रपात। हुंडू जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में सूर्यरेखा नदी पर स्थित है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? झारखंड के रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है
भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, शेष सभी जलप्रपात बिहार में है। धुआं कुंड, काकोलत और मंजर ये सब बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो अधिक जनसंख्या वाला कौन है? सीतामढ़ी। 2011 की जनगणना बिहार की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ 41 लाख करोड़ है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। तो यहाँ पटना नहीं दिया है, तो सीतामढ़ी दिया है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ठीक है, तो सबसे कम जिला से जनसंख्या वाला शेखपुरा, सबसे अधिक पटना। याद रखिएगा, याद रखिए, पटना सबसे अधिक, इसके बाद शेखपुरा। शेखपुरा कौन सा है? सबसे कम। ठीक है, उपरोक्त विकल्पों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला सीतामढ़ी। अभी जो विकल्प दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा सीतामढ़ी है। ठीक है, और पूर्णिया की इतने, नालंदा, बांका जनसंख्या। बिहार में सबसे तेज़ी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो बिहार के लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में है। वर्तमान में बिहार राज्य खाद्य संस्करण में उत्पादन, विनिर्माण, स्वास्थ्य में तेज़ी से विकास कर रहा है। उपयुक्त सभी विकल्प, मतलब लगभग सभी सही है, क्योंकि सभी चीज़ कृषि प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं। तो ई वाला आपका हो जाएगा। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है? तो आलू, बैगन, प्याज, फूल गोभी, लगभग सभी में। ठीक है, तो 2021-22 का डाटा है, इसको कोई नहीं, पूरा है, लगा दीजिएगा। ठीक है, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 में जनगणना के अनुसार कौन? तो रोहतास। तो बिहार में सबसे शिक्षित जिला कौन सा? रोहतास। इसकी साक्षरता कितना है? 73.37%। ठीक है, जो पुरुष साक्षरता है उससे भी ज़्यादा है, जबकि पटना की 70.68%। न्यूनतम साक्षरता वाला पूर्णिया है। पूरे बिहार की साक्षरता कितना है? 61.8%। ठीक है, तो बिहार की जनसंख्या 61.8 है, उससे ऊपर कितना? रोहतास 73.37 है। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न 1857-1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? नरेंद्र झा हैं। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित जनपद समूहों में कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? तो भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई। जमुई में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चीनी मिर्च, जमुई में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। याद रखिए, अब तो याद हो गया होगा, कितनी बार बता दिए हैं। क्षेत्र फल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संभाग कौन सा है? भागलपुर। ठीक है, तो जो यहाँ दिया गया है उसमें भागलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संभाग है। निम्नलिखित समूहों में कौन सा बिहार के भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो कौन सा सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप वाला क्षेत्र? तो कौन सा है आपका? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। लगभग भूकंप 5 में आता है। ठीक है, याद रखिए। बिहार में भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता वाला सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, दरभंगा का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं जो भूकंप जोन 5 में स्थित हैं। सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी है, तो सबसे कम पुनपुन। ठीक है, तो सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी कौन सी है? पुनपुन है। बिहार राज्य से होकर बहने वाली उपरोक्त नदियों में सबसे छोटी नदी पुनपुन नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर। अन्य नदियों में कोसी 730 किलोमीटर, बूढ़ी गंगा 320 किलोमीटर, कमला नदी की लंबाई 308। तो पुनपुन सबसे छोटी है, याद रखिएगा। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में कौन सा सबसे अधिक मखाना उत्पादन करता है? पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। ठीक है, तो ये सबसे अधिक मखाना उत्पन्न करता है। मखाना उत्पादन बिहार राज्य शीर्ष स्थान पर रखता है, जो पूरे भारत का लगभग 90% मखाना उत्पादित करता है। मखाना बिहार में विशेषतः पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी जिले में पैदा किया जाता है। पार्क, अभयारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सी, कैमूर और बक्सर। ये कैमूर जो अभयारण्य है वो बक्सर में नहीं है, तो कैमूर रोहतास जिले में है, जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता है, जो लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल फैला हुआ है, जो सबसे बड़ा है बिहार में। ठीक है, बिहार में किस वर्ष बाकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो 1936 में। ठीक है, बिहार में बाकास्त आंदोलन प्रारंभ 1937-38 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन काश्तकारों, अधिकारियों के जमींदारों के विरुद्ध था। बिहार के किस नगर को मीर कासिम और मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया गया? तो मुंगेर। ठीक है,
तो 1760 में बंगाल के नवाब बनने के बाद मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर मुंगेर लाया गया। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो पैरा बैडमिंटन में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये बिहार के थे। ठीक है, उनका एक खेल याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। ठीक है, याद रखिएगा। इस पैरा ओलंपिक में भारत के 22वें स्थान पर चीन कौन सा स्थान पर रहा? पहले स्थान पे। तो भारत किस स्थान पे? 22वें स्थान पे, चीन पहले स्थान पे। और प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। भारत ने भारत ने किस में स्वर्ण पदक था? पैरा बैडमिंटन में। ठीक है। बिहार दिवस 2022 की थीम है तो जल जीवन हरियाली। तो बिहार दिवस 2023 की थीम युवा शक्ति की प्रगति थी। तो ये 23 वाला याद करिए, ये 22 वाला नहीं। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जा रहा है। बिहार के स्थापना दिवस 110 के वर्षगांठ के अवसर पर 22 मार्च, अभी 111 हो गया होगा। ठीक है। युवा शक्ति की प्रगति, यही थीम, इस बार यही याद कर लीजिएगा, युवा शक्ति की प्रगति। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया वह था। तो पीएम गति शक्ति योजना। बिहार सरकार तथा रेल मंत्रालय की संयुक्त अध्यक्षता में 7 जनवरी 2022 को पटना के महेंद्र घाट रेल परिषद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जो पीएम गति शक्ति योजना पर आधारित था। ठीक है। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में कितनी पर, ये देखिए करंट का है तो 5 याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्म, ये देखिए ये भी करंट का 2000 अभी जो पद्मश्री बना गया है वो सब याद कर लीजिए। ठीक है। 2023 का ना। बिहार के प्रधानमंत्री, अभी देखिए ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है 2022। ठीक है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए। धीरज हो सकता है, ऐसे आने का चांस बहुत कम है, पुराना हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 191, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे? पटना में। देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय का निर्माण बिहार राज्य के पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में किया जा रहा है। बिहार स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो कौन? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक, ये पहले ही बता चुके हैं। राष्ट्रीय स्वराज दल की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय स्तर पर, परंतु बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई जिसके संयोजक श्री कृष्ण सिंह जी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बने। ठीक है, जबकि इसके अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बने। बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किया गया। तो सी आपका सही है, किया गया किस? महात्मा गांधी। बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व मजोहर हक के द्वारा 1921 में की गई, जबकि इस कॉलेज के परिसर में महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत आर्थिक सहायता द्वारा 6 फरवरी 1921 को इसका उद्घाटन किया। ठीक है ना। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। 1937 में प्रांतीय चुनाव में बिहार प्रांत के कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त की तथा मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस खां को राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री, वर्तमान समय मुख्यमंत्री पद पर आसीन। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते थे वर्तमान मुख्यमंत्री बनने लगे, ठीक हो गए। ठीक है, मुख्यमंत्री अब पहले प्रधानमंत्री कहलाते थे प्रांतों में भी। ठीक है। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलन का साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र क्या था? तो हुंकार। ठीक है, तो 1940 में बिहार में कृषि भूमि
संबंधित एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम हुंकार था। स्वामी सहजानंद का नाम भारत के प्रमुख किसान नेता स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। स्वामी सहजानंद 1940 में कृषक आंदोलन से संबंधित पत्रिका हुंकार का प्रकाशन पटना से किया। जीतन राम मांझी, जिन्होंने 1920 में इमामगंज गया बिहार और विधानसभा चुनाव जीता, किस पार्टी से संबंधित है? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। जीतन राम मांझी, जिन्होंने 2020 में इमामगंज गया बिहार विधानसभा में चुनाव जीता, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम पार्टी से संबंधित है। वर्ष, अब देखिए ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, नहीं इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका आद्र स्थल को 2000 में रामसल घोषित किया गया, तो काबरताल याद रखिएगा, ये भी उस समय का याद रखिएगा, काबरताल। ठीक है। अक्टूबर 2000 बेगूसराय जिले के काबरताल, तो भाई कहाँ पे है काबरताल? बेगूसराय। ठीक है, इतना याद रखिए। रामसर स्थल घोषित किया गया। राज्य में यह दर्जा प्राप्त करने वाली पहली आर्द्र भूमि है। कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है, तो कांवर झील या काबरताल कहाँ पे है? बेगूसराय में है। काबरताल जैव विविधता और पक्षियों के प्रवासियों के लिए मध्य एशियाई उड़ान मार्ग की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि के समुचित इस्तेमाल इसके संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन, तो आर्द्रभूमि के लिए कौन सा कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस समझौते पर 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो कहाँ पे है काबरताल? बेगूसराय में। इसको और भी क्या है? कांवर झील के नाम से बोला जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब इस पर हस्ताक्षर हुआ? 1971 में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। 2 क्वेश्चन और बचा है। भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिहार के किस जिले से थे? तो ये पूर्णिया के थे। तो भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तो बिहार के पूर्णिया जिले से संबंधित। इनका जन्म 21 सितंबर 1914 को पूर्णिया जिले के बैरगाछी गांव में हुआ था। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनकी मृत्यु 1984 को हुई थी। इनका प्रथम कार्य 22 मार्च 1968 से 19 जून 1968 तक था। द्वितीय 22 जून 1969 से 4 जून 1969 तक। तृतीय 71 से 72 तक। ठीक है, 22 जून 1971 से 9 जून 1972 तक था। 20वां देख लीजिए, बिहार में राजद उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव 2020 विधानसभा चुनाव, ये भी आपका करंट है। ठीक है, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। बिहार के विधानसभा चुनाव विधि के अनुसार बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो अधिकतम कितने, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 243 में 36 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। 36 मंत्रियों की नियुक्ति की है। दरअसल 91 संविधान संशोधन 2003 जो 91वां संविधान संशोधन था 2003 के तहत 75 एवं 164 में से संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार भी नियत कर दिया गया। अब केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्य वाला संघ लोक सेवा संघ सदस्य संख्या लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु जहां सदन की संख्या 40 से कम हो वहां पे अधिकतम 12 होगी। ठीक है, तो 15% नहीं तो 243 का अगर 15% निकालेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो कितना हो सकता है? 36 बिहार में। ठीक है, बिहार के लिए कहीं का आपका निकालना हो, सिर्फ आपको पूरा सीट पता रहे उसका 15% निकाल लीजिए, और जहाँ 40 से कम सीटें हैं वहाँ पे आप 12% निकाल लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बिहार के चाणक्य की उपाधि किसने अर्जित की? किसने? नीतीश कुमार। ठीक है, तो अब 202 क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे 202 से लगभग हम 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम पूरा 500 क्वेश्चन तक कवर कर देंगे। तो अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना पेपर की अच्छे से तैयारी करिए। आप एक बिहार में आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और आप अपने घर के बगल एक सीट लीजिए, अच्छी मेहनत करिए, आपको अपने घर के बगल ही आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।